पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। साथियों, आप जहां भी जाएंगे आप में एक उत्साह होगा, उमंग होगा, कुछ नया करने का जज्बा होगा, बहुत कुछ होगा। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इसको बदलूं, मैं उठा के पटक के दूं, सब कुछ होगा मन में। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा मन में जब भी विचार आएगा, हाँ ये ठीक नहीं है, बदलाव होना चाहिए, तो आप बरसों पहले की अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं दिखेगी, अनेकों नियम कायदे मिलेंगे जो आपको इरेलेवेंट लगते होंगे, पसंद नहीं आते होंगे, आपको लगता है ये सब बोझ है और वो सब गलत होगा, ऐसा मैं नहीं कहता, नहीं होगा। आपके पास पावर होगा तो मन करेगा नहीं ये करो, वो नहीं, देखना करो, फलाना नहीं फलाना करो, ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ कुछ पल सोच करके मैं एक रास्ता दिखाता हूं, उस पर चल सकते हैं क्या? एक सलाह मैं देना चाहता हूं, वो व्यवस्था क्यों बनी या वो नियम क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, किस साल में बना, तब के हालात क्या थे, फाइल के एक एक शब्द को, उस सिचुएशन को आप विजुलाइज कीजिए कि 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले क्यों बना होगा। उसके रूट कॉज को जरूर समझने की कोशिश कीजिए और फिर सोचिए, उसका पूरी तरह स्टडी करिएगा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके पीछे कोई न कोई तर्क होगा, कोई सोच होगी, कोई रिक्वायरमेंट होगी। इस बात की तह तक जाइएगा कि जब वो नियम बनाया गया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी। जब आप अध्ययन करेंगे, किसी समस्या के रूट कॉज तक जाएंगे, तो फिर आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। हड़बड़ी में की हुई बातें तत्कालीन तो ठीक लगेगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगी। और इन सारी चीजों की गहराई में जाने से आपका उस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी पकड़ आ जाएगी। और इतना कुछ करने के बाद जब आपको निर्णय लेना हो, तो फिर एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके निर्णय से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ होगा, तो फिर आप उस निर्णय को लेने में संकोच मत करिएगा। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब तक 2 करोड़ 15 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे निर्धारित केंद्रों के माध्यम से विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करें और 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के दौरान टीकों के मिश्रण से बचने के लिए टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित करें। इधर झारखंड में भी 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों में कोविड रोधी टीकाकरण को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरिडीह जिले में इस आयु वर्ग के 1,18,166 किशोर किशोरियों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष के बच्चों और बच्चियों को टीका लगवाने का काम तेजी से चल रहा है। जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने
आम एवं खास सभी लोगों से बच्चों को टीका लगवाने की अपील की है। वैक्सीन की शुरुआत की गई है इस चरण के द्वारा, और हम लोग जिला प्रशासन के तौर पे यही अपील करते हैं कि हमारे ऐसे जितने एलिजिबल बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, उनके माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो भी ये जो प्रिवेंटिव मेजर है कोविड के विरुद्ध, इससे ये लोग आच्छादित हो सकें। कोरोना रोधी टीका लगवाने के बाद किशोरियों ने सभी बचे लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, ये बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और हम अपने पहले टाइम पे जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के टाइमिंग में हमारी बहुत बुरी हालत थी। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब ले वैक्सीन और कोरोना से बच कर रहना। वैक्सीन लेना चाहिए ताकि हम जो पहले हम जैसे थे हम वैसे उस टाइम पे हम वापस जा सके। गिरिडीह नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीसी ने स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 80 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2539 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अवधि में 4491 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 30,799 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मात्र 12 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 25 है। इस दौरान 19 जिलों में कोरोना का एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। रांची में सबसे अधिक 5 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 185 रह गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3,76,67,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में झारखंड के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया गया है। कैग की ओर से राज्य के 6 जिला अस्पतालों में नमूना जांच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। झारखंड की प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्ष 2014 से 19 के बीच राज्य के 6 जिला अस्पतालों में बाह्य रोगी सेवाएं, निदानकारी सेवाएं, अंतः रोगी, मातृत्व सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, औषधि प्रबंधन और भवन संरचना का नमूना जांच कराया गया, जिसमें स्थितियां संतोषप्रद नहीं थीं। तो हमारी रिपोर्ट की मदद लें और सभी जिला अस्पतालों में ये जहां गैप्स हैं संसाधनों में, सेवाओं में, परफॉर्मेंस में, फंक्शनिंग में, जहां पर लोग रूल नियम कानून जानते हुए भी अच्छा क्यों उसको नहीं करें? क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतने लोग उपलब्ध नहीं हैं, पर्सनल की कमी है। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के साथ दवाओं की भी कमी देखी गई। इस वजह से अस्पताल में इलाजरत मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार 2015 के आसपास कुछ कुछ रिक्रूटमेंट का प्रयास किया था, तो जो IPHS नॉर्म्स के अनुसार जितने डॉक्टर होने चाहिए थे उतना रिक्रूट करने का प्रयास किया गया और लगभग 300 डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ऑफर भी दिया गया, लेकिन उसमें से हमने देखा जैसे सिर्फ 150 के आसपास डॉक्टर एक्सेप्ट किए। वो 150 में से भी कुछ छोड़ दिए, कुछ गायब है। उसी प्रकार नर्सेज आप देखा कि भारी कमी है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने बताया कि सैंपल जांच के तहत देखा गया कि आधारभूत संरचना के तहत जिलों में अस्पताल भवन में भी कमियां हैं। जनसंख्या के अनुपात में जहां 270 से लेकर 857 बेड वाले अस्पताल होने चाहिए, वहां 100 से लेकर 250 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। यहाँ झारखंड में ये जो हमारे 6 जिला अस्पताल है, इसमें 270 से लेके 857 बेड्स की आवश्यकता है। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, क्योंकि सब जगह पॉपुलेशन अलग है, लेकिन यहाँ पर सभी अस्पताल जो हैं वो 100 और 250 बेड के बीच में है। तो यहाँ सब जगह शॉर्टेज थी बेड्स की।
गौरतलब है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से वर्ष 2014 से 19 के बीच झारखंड के 6 जिलों रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिला अस्पताल का सैंपल जांच कराया गया था। जिला अस्पतालों के परिणामों से संबंधित प्रतिवेदन के साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जिन पर अमल करके स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि मंत्रालय के लिए सरकार ने आवंटन राशि में लगातार बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में 19,661 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बढ़ाकर अब 52,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वृद्धि हुआ है। 2014-15 में जो पिछले सरकार में 19,661 करोड़ था, वह 52,000 करोड़ में तब्दील हुआ। ट्राइबल अफेयर्स का बजट को अगर आप 14 के पहले देखें तो आपको सामान्य तौर से पता चल जाएगा कि क्या अप्रोच रहा है। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आंकड़े देखने वाले आप स्वयं ही देख ले तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिसकी चर्चा आपने किया है कि आवंटन में कमी आई है, मैं लगातार सुन रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार आवंटन में बढ़ोतरी हुई है और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में जनजातीय विकास के लिए कुल मिलाकर 1,64,873 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल संसद की कार्यवाही के दौरान राज्य की स्वास्थ्य सहियाओं को बेहतर मानदेय देने का मामला शून्यकाल के दौरान उठाया। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि झारखंड में लगभग 40,000 स्वास्थ्य सहिया कार्यरत हैं, जिन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। की ओर दिलाना चाहता हूं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी रही, चाहे कोरोना काल रहा हो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, उन्होंने अथक मेहनत की। गांव-गांव जाकर कोरोना के मरीज को ढूंढना, उनकी सेवा करना, उनको अस्पताल पहुंचाना, टीकाकरण में भी उन महिलाओं ने गांव, टोला, नदी, नाला, पहाड़ पर जाकर टीकाकरण किया। ऐसी 40,000 स्वास्थ्य सहिया, लेकिन उनको कोई इंसेंटिव तो मिलता है, कोई मानदेय नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार को मानदेय कैसे मिले इन स्वास्थ्य सहियाओं को, इस पे पहल करनी चाहिए। दूसरा, इन स्वास्थ्य सहियाओं को, इनके पास कुछ नहीं था, मैंने अपनी तरफ से रांची लोकसभा के हजारों स्वास्थ्य सहियाओं को ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रोवाइड किया। मेरा यह आग्रह है, उन महिलाओं को मानदेय के लिए पहल जरूर करनी चाहिए। विकास और सुशासन का मोदी मॉडल, इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस पुस्तक का नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। में भाजपा को मिली विराट जीत के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो। लेकिन पीएम मोदी का लगातार बीते 2 दशकों से आम लोगों से इतना गहरा कनेक्ट कैसे है, और क्या है विकास और सुशासन का मोदी मॉडल, इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें डोमेन विशेषज्ञों, पीएम के कैबिनेट सहयोगियों और विभिन्न क्षेत्रों की सबसे बड़ी समकालीन हस्तियों ने लेखों के जरिए योगदान दिया है। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। पुस्तक को पीपल फर्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट, जन धन, एन इकोनॉमी फॉर एवरीवन, ए न्यू पैराडाइम इन गवर्नेंस और वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया एंड द वर्ल्ड शीर्षक से 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सभी वर्गों में विख्यात लोगों द्वारा लिखे गए विभिन्न अध्याय हैं। किताब में प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर की प्रस्तावना है, जिनका फरवरी में निधन हो गया।
लता जी के मुताबिक पीएम मोदी अन्य राजनेताओं की तरह नहीं है और न ही उनका सत्ता से कोई लगाव है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरह ही पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को संगठित किया है और विकास को एक जन आंदोलन बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोक्रेसी, डिलीवरी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ होप विषय पर एक अध्याय लिखा है, जबकि ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इस बात को सामने रखा है कि क्यों पीएम मोदी अविवादित यूथ आइकॉन है। प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकर्णी ने मैनेजिंग द पैंडेमिक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एज ए गवर्नेंस टूल शीर्षक वाले अध्याय लिखे हैं। इस संकलन के अन्य लेखकों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल है। पुस्तक का शीर्षक मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने का संदर्भ है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग 13 साल का कार्यकाल भी शामिल है। 2002 में चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने हमेशा हर चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया है। खुद तो अजय रहे ही, उन्होंने अपने गवर्नेंस मॉडल के चलते बीजेपी को भी हमेशा बड़ी सफलता दिलाई है। राजधानी रांची स्थित राजभवन उद्यान आम लोगों के दीदार के लिए 21 से 27 मार्च तक खुला रहेगा। उद्यान प्रतिदिन सवेरे 10 से 4 बजे तक खुला रहेगा। इस उद्यान में आम लोग राजभवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश कर सकेंगे। इसमें प्रवेश के लिए सभी लोगों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा कोविड के दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। लोहरदगा जिले के कैरो में कल कांग्रेस का सदस्यता अभियान कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस अभियान से कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अधिक से अधिक कार्यकर्ता को जोड़कर मजबूत किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य आज का दिन आने का है सदस्य बनाना लोगों, कांग्रेस का सदस्य। हम मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि जब तक हम अपना संख्या बल नहीं बढ़ाएंगे, सदस्य बना करके हमारी पार्टी मजबूत नहीं होगी। संख्या हमारी कम रहेगी तो फिर मजबूत कैसे होगी? जितना ज़्यादा संख्या हमारी बढ़ेगी, सदस्यों की संख्या, उतना मजबूत हम होंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य में कई पहल की जा रही है। इस दिशा में गढ़वा में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से महिलाओं के बीच सिलाई मशीन और किसानों को पावर वीडर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को IINRG की तरफ से सिलाई मशीन दी गई है और किसानों को उन्नत खेती के लिए यंत्र दिए गए हैं। IINRG के झारखंड प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि सरकार का मकसद महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनको उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए सिलाई मशीन भी उनको वितरित किया गया। साथ ही ये कृषि यंत्र जो आज के ज़माने की मांग है कि हम खेती की लागत को कम करना चाहते हैं, उसमें ज़रूरत है कि कृषि यंत्रों का उपयोग करें। उसमें हम पावर वीडर समूह में दिया गया है, जिससे उनकी लागत कम होगी, मेहनत कम लगेगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। सिलाई मशीन मिलने से महिलाएं बेहद खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये प्रोत्साहन उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। सभी महिलाओं लोग को मशीन मिला फ्री भारत सरकार के द्वारा, और सब सिलाई कढ़ाई सीखकर अपने घर पर जाकर सिलाई कढ़ाई करेंगे और अपना बाल बच्चे को बढ़ाएंगे आगे। वहीं कृषि यंत्र पाकर किसान भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्नत खेती में मशीन काफी मददगार साबित होगी। सरकार द्वारा फ्री में हम लोग के पावर वीडर दिया गया है निराई गोड़ाई खेती करने के लिए, और भारत सरकार के हम धन्यवाद देना चाहते हैं। केंद्र सरकार महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। ये पहल भी उन्हीं में से एक है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खुशियों, रंग उमंग और उल्लास के त्योहार होली की शुरुआत हो गई है। आज होलिका दहन है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होलिका दहन के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। काशी में हर त्योहार का अपना अंदाज है और होली का तो पूछना ही नहीं है कुछ, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती से जुड़ा हुआ है होली। ये होलिका दहन के लिए तैयारी की गई है। भक्त प्रहलाद की मूर्ति भी है और ये जो व्यवस्था में लोग, क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ पर व्यवस्था में, इन लोगों से मैं बात करूंगा कि भैया ये होलिका के लिए क्या व्यवस्था आपने की हुई है? ये उपले की व्यवस्था सारी उपले से जला रहे हैं। पेड़ न काटने के लिए ये बनाया गया है ताकि गरीबों का कल्याण हो और गोबर को नाली में ना बहाया जाए। ये देखिए, स्वच्छता की भी बात करते हैं, पर्यावरण की भी बात करते हैं और एक और क्षेत्रीय नागरिक हैं। ये होलिका के लिए आप लोगों ने जो व्यवस्था की है, क्या सोच के की है और क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग के जो बहुत पुरानी जो है परंपरा चली आ रही है, भारतीय समाज में जो होलिका की परंपरा बहुत पुरानी है और ये हिंदू समाज में गोबर को बहुत ही पवित्र मानते हैं। गोबर के उपले को जलाते इसलिए हैं कि ये स्वच्छता रहे, इसमें इसका जो धुआं निकले वो शुद्ध रहे और शुद्ध वातावरण रहे। और पहले लोग गंदगी डाल दिया करते थे, लेकिन जो है अब जो है इसको जो उपले की हम लोग व्यवस्था किए हैं, यहाँ के नागरिक लोग बड़ी मेहनत करके इसको जो है सजाते हैं और होलिका के दिन इसको दहन करते हैं। ये केवल वृक्ष बचाना ही नहीं, वातावरण को प्रदूषण से बचाना भी है, साथ ही गोबर की जो पवित्रता है उसका भी ध्यान रखा गया है। ऐसी व्यवस्था है काशी में होलिका दहन की। भक्त प्रहलाद भी हैं जिनके कारण होलिका दहन किया जाता है। यह भी एक संदेश है कि भारत में प्राचीन काल में पहला सत्याग्रह भक्त प्रहलाद ने ही किया था भगवान के नाम पर। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। इधर रामगढ़ जिले में कल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में इसका अमृतत्व और बढ़ जाएगा जब हम अपनी माए और माटी के साथ संस्कृति से जुड़े रहेंगे। इस बीच राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में रंगों के त्योहार होली की धूम शुरू हो गई है। 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से रंगोत्सव फीका होने के कारण इस बार जनजीवन सामान्य होने से होली का उत्साह दोगुना हो गया है। अलग अलग संगठनों की ओर से होली मनाई जा रही है। कोरोना काल के बाद जनजीवन सामान्य होने के साथ रंगोत्सव की धूम शुरू हो गई है। कोडरमा में भी होली से पहले ही लोग होली के जश्न में सराबोर दिख रहे हैं। हर उम्र के लोग अलग अलग रंगों में सराबोर दिख रहे हैं। कहीं फूलों की होली तो कहीं रंग अबीर में रंगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के कारण हम लोग नहीं मना पा रहे थे, इसलिए 2 साल के बाद एक मौका मिला है। हम लोग सभी भाईचारे से होली मनाने का कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। 2 साल के बाद उत्साह करने का मौका मिला है, इसलिए हम उत्साह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोडरमा के झुमरे तिलैया शहर में फागुन महोत्सव में फूलों की होली खेली जा रही है। भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों पर होलियाना मूड में महिलाएं और पुरुष फूलों की होली खेल रहे हैं। महिलाओं का मानना है कि कोडरमा में फूलों की होली खेलकर वृंदावन की होली मनाई जा रही है। इसके साथ ही फूलों की होली खेलकर भगवान के साथ होली खेलने का एहसास हो रहा है। हम लोग होली का मतलब ये हाइजीनिक भी रहता है और ऑर्गेनिक भी रहता है, इको फ्रेंडली रहता है, इसलिए हम लोग ये रंगों की होली नहीं मना के फूलों की होली मनाते हैं। भजन कीर्तन भी हो रहे, अखंड ज्योति भी पाठ हो रहा है, अखंड ज्योति भी हो रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे भजन की एकदम काफी आनंद लेकर के फूलों की होली हो रही है। इधर छोटे छोटे बच्चों में भी रंगोत्सव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। स्कूलों में होली की छुट्टी होने से पहले बच्चों ने भी एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई दी। बहरहाल कोडरमा में होली की धूम शुरू हो गई है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। गोड्डा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बाहा पर्व की धूम है। संथाल आदिवासी भाई बहनें बाहा पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाते हैं। गोड्डा कॉलेज परिसर में भी संथाल विद्यार्थियों ने धूमधाम के साथ पर्व मनाया।
बाहा पर्व संताल आदिवासी भाई बहनों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। चैत क्या हटाते ही गांव में बाहा पर्व शुरू हो जाता है। अलग अलग गांव के पुजारी एवं नायकी के निर्देशानुसार विभिन्न तिथियों को बाहा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में संताल लोग जाहिर थान में पेड़ पौधों एवं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि हम लोग का उत्पत्ति एक पृथ्वी का उत्पत्ति कछुआ के ऊपर में हुआ है। बाहा पर्व के बारे में संताल समाज में तरह तरह की कहानियां हैं। इन कहानियों के आधार पर ही वसंत ऋतु के अंत में संताल समाज बाहा पर्व मनाता है। बाहा पूजा में सखुआ एवं पलाश के फूल का खास महत्व होता है। महिलाएं एवं पुरुष फूलों को कान में लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं। फूल को सखुआ का फूल लाते हैं हम लोग और अपना जैसे जिस तरह यहाँ लगाया है उस तरह सबके देख रहे होंगे लगाए हुए हैं। बाहा में बिना रंगों की होली खेली जाती है। पानी और फूलों से खेली गई ये होली आज के फूहड़ होली को एक अच्छा संदेश देती है। संताल आदिवासी प्रकृति की रक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। बाहा पर्व उनके इस उद्देश्य की एक कड़ी मात्र है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कल से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को लगा पहला टीका। झारखंड के 3,500 बच्चों को लगी पहली डोज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सरकार ने आवंटन राशि को बढ़ाकर किया 52,000 करोड़ रुपए। खुशियों, रंग, उमंग और उल्लास के त्योहार होली की शुरुआत। झारखंड समेत देश भर में होलिका दहन आज। और राजधानी रांची स्थित राजभवन उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए 21 से 27 मार्च तक खुला रहेगा। प्रतिदिन सवेरे 10 बजे से कर सकेंगे दीदार।